राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको टाइफाइड के बारे में बताऊंगी। टाइफाइड फीवर, बरसात का मौसम है और टाइफाइड फीवर अक्सर हो जाता है। बरसात में बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, अपन भी बीमार पड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और ये होता है मेनली दूषित कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड मिल्क, फल सब्जियां, इनके कारण ये फैलता है। तो आज मैं आपको टाइफाइड, जिसको पहले मियादी बुखार कहा जाता था, मियादी बुखार का मतलब होता है लंबी अवधि वाला बुखार, जो कई सप्ताह तक चलता था और कई बार तो कई महीनों तक बुखार उतरता नहीं था। इतनी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, औषधि नहीं था, तो टाइफाइड एक भयंकर बीमारी के रूप में उभरता था, लोगों को काफ़ी परेशान करता था। छोटे बच्चे हों, वृद्धजन हों या गर्भवती माता हो, किसी को भी यह बीमारी अटैक करता है। और ख़ास करके उनको अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनके शरीर में रोग रोधक क्षमता कम होता है। उसमें विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस अटैक करते हैं और अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। उनमें से जो पैथोजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उससे संबंधित बीमारी हो जाती है। अब टाइफाइड फीवर जो है, उसमें काफ़ी चिकित्सीय सुधार हुआ, एंटीबायोटिक्स का खोज हुआ और एंटीबायोटिक्स के प्रयोग के कारण अब यह बुखार लंबी अवधि वाला नहीं कहा जाता है। मियादी बुखार अब इसको नहीं कहते हैं, बल्कि इसको अल्प अवधि वाला बुखार कहते हैं। एक्यूट फीवर इसको कहा जाता है। जहाँ पहले सप्ताह महीनों भर लोग टाइफाइड से ग्रसित रहते थे, वहीं अब इससे ज़्यादा लोग ग्रसित नहीं होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि हम टाइफाइड से ग्रसित हैं। तो पहले तो आपकी बॉडी ही बता देगा, पहले आपकी बॉडी ही बता देता है कि हम टाइफाइड से ग्रसित हैं। लक्षण होता है इसमें, सबसे पहले जब बुखार आता है तो तेज़ बुखार होता है, 99, 100, कई बार 101, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, तेज़ बुखार आ जाता है। और 100, 99 के बीच में तो बॉडी रहता ही है, उतनी टेम्परेचर बॉडी की रहती है। लक्षण क्या है? दस्त होने लगता है, कई बार डायरिया हो जाता है, वीकनेसेज हो जाते हैं, कमजोरी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है, इफेक्ट करता है, इसमें आंत सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है, इंटेस्टाइन सर्वाधिक इसमें इफेक्टेड होता है। आंतों में सूजन आ जाती है, जलन होने लगता है, और आंतों में जलन होने के कारण छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जो अल्सर के रूप धारण करते हैं। और कई बार अल्सर बड़ा हो जाता है, अल्सर बड़ा घाव बना देता है, जिसके कारण अंदर ही अंदर आंतों में ब्लीडिंग होने लगता है, रक्तस्राव होने लगता है, और आंतों की जो दीवार होती है उनमें परफोरेशंस होने लगता है, मतलब आंतों की दीवार में छेद होने लगता है। इतनी बात समझ गए? लक्षण क्या है? पहले तो वीकनेस आएगा, बुखार आएगा तो पसीना निकलेगा, वीकनेस जाएगा, आंतों में जलन होगा, आंखों में जलन होगा, डायरिया होगा, अल्सर हो सकता है। अल्सर का भी जब ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से नहीं किया जाएगा तो अंदर अंदर ब्लीडिंग हो सकता है, आंतों की दीवारों में छेद हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि क्या करें, हम कैसे इस पर हम काबू पाएं, क्या क्षति होती है हमारी बॉडी में। टाइफाइड अगर बुखार होता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले जब बुखार आता है तो आपको पता है, सेल्स एंड टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। हमारी बॉडी किसकी बनी होती है? कोशिकाओं की बनी होती है, ऊतकों की बनी होती है। तो जब तेज़ बुखार आता है तो सबसे पहले सेल्स और हमारी बॉडी के और टिश्यूज हैं वो मरने लगते हैं, डैमेज होने लगता है, जिसके कारण कमजोरी आ जाती है, निःशक्तता आ जाती है, चलने फिरने में भी चक्कर आने लगते हैं, और कमजोरी के जो दूसरे लक्षण हैं वो सारे उभर के आ जाते हैं। और जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है, उस ग्लाइकोजन के संग्रहण में कमी आ जाती है। तब क्या होता है? कैसे इसको ठीक करें? टाइफाइड तो चलो हो गया, उस बीमारी से निजात भी पाना है।
तो बीइंग एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम क्या करें? जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि टाइफाइड हो गया है, इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं और ट्रीटमेंट लें। पहले तो टेस्ट कराएं, टेस्ट से आपको पता चलेगा कि मलेरिया है कि टाइफाइड है या पैराटाइफाइड है, क्योंकि बुखार कोई अपने आप में बीमारी नहीं है, बल्कि कई कारणों से बुखार हो जाता है हमारी बॉडी में। तो उसमें जो ग्लाइकोजन है, हमारी बॉडी के ग्लाइकोजन संग्रहण में कमी आ जाती है, इसके कारण कैलोरी मांग बढ़ जाती है। अब कैलोरी मांग 300 किलो कैलोरी तक बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से प्रोटीन की मांग भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें जो पोषण है, किस तरह का भोजन देना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम चाहते हैं बीइंग एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, पोषण विज्ञानी के बतौर हम चाहेंगे क्या कि इस तरह का हम भोजन प्रोवाइड करें रोगी को, जिससे कि उसकी स्वास्थ्य की दशा में जल्दी से जल्दी सुधार हो। तो उसको जो दिया जाता है डाइट, वो हाई कैलोरी डाइट ही दिया जाएगा, हाई प्रोटीन डाइट दिया जाएगा और कम फाइबर वाला फूड दिया जाएगा। हाई कैलोरी कैसे? जब ऊर्जा मांग उनकी बढ़ती है तो आप हाई कैलोरी फूड उनको देंगे और जितना उनकी बॉडी की डिमांड है उससे कहीं उसको 300 किलो कैलोरी तक अधिक दिए जाने की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से हाई प्रोटीन, आपको मैंने अभी बताया कि सेल्स, कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं, तब उनको हाई प्रोटीन फूड दिया जाता है और कम फाइबर वाला, कम रेशे वाला भोजन दिया जाएगा। अब आप पूछोगे मैडम कम रेशे वाला भोजन क्यों देंगे? कम रेशे वाला भोजन इसलिए देंगे, दो कारण हैं इसके। एक तो टाइफाइड के जो व्यक्ति है, रोगी है, उसको डायरिया हो जाता है, और जब डायरिया हो जाएगा तो डायरिया की स्थिति में कम रेशेदार भोजन दिया जाना चाहिए। अगर डायरिया वाली स्थिति में हाई फाइबर फूड देंगे तो पेटों में ऐंठन और होगा, आंतों में ऐंठन होगा, डायरिया बढ़ जाएगा, दस्त लगातार होने लगता है। पहले तो रोगी को पहले बुखार है, अब दस्त भी होने लगा। तो क्या होता है कि लो फाइबर डाइट देना चाहिए, लो फाइबर फूड, जिसमें रेशे की मात्रा अत्यल्प हो। और दूसरा क्या कारण है कम रेशेदार भोजन देने का? वो ये कि रोगी के आंतों में जलन होता है, रोगी की आंत ही सर्वाधिक प्रभावित होता है, रोगी के आंत में अल्सर हो सकता है। तो जब रेशेदार भोजन ग्रहण करेगा तो अल्सर को और ज़्यादा ये नुकसान करेगा। क्या करेगा? अल्सर को और अधिक नुकसान करेगा, घाव को और अधिक बढ़ा देगा, इरिटेट करेगा। तो कम मसालेदार भोजन टाइफाइड के रोगी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। और जब बुखार हो रोगी को तो जौ का पानी, बार्ली वाटर, ग्लूकोज वाटर, फलों के रस, छाछ, सब्जियों के सूप, दालों के सूप, चावल का मांड, पतली खिचड़ी, दलिया मत दीजिएगा इसमें। अगर आप दलिया देते हैं तो दलिया में रेशा होता है, और जो रेशा होगा दलिया अगर आप देंगे तो बढ़ सकता है, रोगी की स्थिति खराब हो सकती है। ठीक है, तो इसको हमको नहीं देना है। और जब रोग की स्थिति में सुधार होने लगे, ऐसा लगे कि रोगी ठीक होने लगा है, तो उस स्थिति में आप धीरे धीरे करके नॉर्मल डाइट की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे, एक बार में नहीं। ऐसे अब तो काफ़ी एंटीबायोटिक का जब से प्रचलन हुआ है, तब से जो एलोपैथ के डॉक्टर होते हैं वो तो कहते कुछ भी खिलाइए, नॉर्मल डाइट लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइफाइड पर नियंत्रण किया जा चुका है एंटीबायोटिक के प्रयोग से। लेकिन बीइंग एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम यही कहेंगे कि आप दवाई के साथ साथ अगर आप परहेज करेंगे तो जल्दी से जल्दी रिकवर होने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। आप डाइट के माध्यम से जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी की खुद की टेंडेंसी होती है ठीक होने की। बॉडी खुद भी रिकवर करता है। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं
जिसको हम श्वेत रक्त कणिकाएँ कहते हैं। वो जो बाहर के जितने भी पैथोजेंस हैं, जो हानिकारक चीज़ें हैं, उनको ये खा जाता है, मार करके उनको नष्ट कर डालता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो बीमारी की स्थिति में जब कभी भी बुखार आएगा, बीमारी होगा, तो आप देखोगे कि WBC की संख्या बढ़ जाती है और प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। तो प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के लिए हमें जब भी प्लेटलेट्स घट जाए तो सबसे बढ़िया होता है पपीते का 2 पत्ते या 1 पत्ता लेकर उसके रस को निचोड़ करके शहद के साथ ऐसे पी लीजिए, शहद के साथ ले लीजिए, प्लेटलेट्स की ज़रूरी है। तो जब रोगी ठीक होने लगे, ऐसा लगता है कि रोगी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा है, तो धीरे धीरे उसको नॉर्मल डाइट दिया जाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे आप दलिया भी खिला सकते हैं, खिचड़ी भी खिला सकते हैं, दाल चावल भी दे सकते हैं, सब्जियां दे सकते हैं, पर कम मिर्च मसाले वाले। ज़्यादा मिर्च मसाले वाले, गरम मसाले वाले सब्जियां उनको नहीं दिया जाना चाहिए। इससे रोगी की दशा खराब हो सकती है, बद से बदतर हो सकती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमें टाइफाइड का रोग हुआ है तो हम क्या करें। एक दिन के मैं टाइफाइड रोगी के लिए एक दिन की मैं आहार तालिका बता रही हूँ कि जब रोगी हो और रोग की दशा उनकी खराब हो, तो उस स्थिति में प्रातः जब रोगी सो करके उठे 6 बजे, तो उसको दूध और दूध में ग्लूकोज डाल करके उसको दीजिए या नींबू पानी दीजिए। 8 बजे उसे आप ब्रेड, मक्खन आप दे सकते हैं, संतरे का रस दे सकते हैं नमक डाल करके। 10 बजे आप उसे टमाटर का सूप दे दीजिए 1 कप। 1 बजे उसे आप खिचड़ी दीजिए, मूंग दाल की दे सकते हैं खिचड़ी आप, लेकिन चना का दाल, उड़द की दाल, इनका उपयोग ना करें, ये इरिटेट करता है। मूंग का दाल वही सुपाच्य होता है। बगैर छिलके वाली खिचड़ी बनानी है, बिना छिलके वाली। दही खिचड़ी के साथ दीजिए। 2:30 बजे के करीब दूध को ग्लूकोज में डाल करके दीजिए, जिससे कि कैलोरी की मांग उनकी पूर्ति रहे और प्रोटीन की मांग भी उसकी पूर्ति होती रहे, क्योंकि दूध में भी प्रोटीन है और ग्लूकोज में आपको पता है ऊर्जा है, कैलोरी मांग है। 5 बजे उसे आप कोई भी फलों का रस दीजिए, पपीते का भी रस दे सकते हैं, अनानास का रस दे सकते हैं, उसमें ग्लूकोज डाल दीजिए 1 चम्मच। अगर कम मीठा फल है, जैसे संतरे का रस अगर आप दे रहे हैं, मौसमी का रस दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच तक ग्लूकोज डाल दीजिए। रात्रि 9 बजे आप उसको सूप दे सकते हैं। मैदे वाली चपाती दीजिए खाने के लिए, मूंग की पतली दाल दीजिए, उबला हुआ आलू की सब्जी आप दे सकते हैं बिना मिर्च मसाले की। और कोई मिठाई अगर रोगी खाना चाहे तो उसको कस्टर्ड दे सकते हैं। कस्टर्ड भी वैसे फलों का इनमें उपयोग करें जिनमें रेशे की मात्रा कम से कम हो। सलाद बिल्कुल ना दें। जैसे सलाद अगर आप देंगे, छिलके वाली दाल देंगे, ये सब प्रोहाइबिटेड है, इनको नहीं देना चाहिए। और 10 बजे उसको दूध में शक्कर मिला करके या ग्लूकोज मिला करके दे दीजिए। अगर रोगी व्यक्ति बालक है, उसको दूध पीना अच्छा नहीं लग रहा है, तब उसमें प्रोटीनेक्स डाल दीजिए या बॉर्नविटा डाल दीजिए, या जो फ्लेवर वो चॉकलेट का पसंद करता है वो डाल दीजिए। इस तरह से आप टाइफाइड से ग्रसित रोगी का आहार तैयार कर सकते हैं और उनको बचा सकते हैं। आप उनकी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं आप अपने सूझबूझ से, अपने अच्छे डाइट का उपयोग करके। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, बाय बच्चे।